हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मिसेस संगीता पाटिल्स यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे एंड तक जरूर देखें। आज हम एमपी बोर्ड क्वेश्चन बैंक 2021-22 क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश के सेक्शन ए रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की प्रैक्टिस करेंगे। इस सेक्शन में 2 अनसीन पैसेज आएंगे, 5 मार्क्स का एक रहेगा। तो इस तरीके से इस सेक्शन में हमारे टोटल 10 मार्क्स कवर हो। अनसीन पैसेज का क्वेश्चन बहुत इजी होता है क्योंकि इसके लिए हमें पहले से कुछ रट कर नहीं जाना पड़ता। ज्यादा करके सभी पहले पैसेज को पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन फिर भी हमें पैसेज ठीक से समझ में नहीं आता है। इसलिए आप रिवर्स मेथड यूज करें, पहले क्वेश्चंस पढ़े और उसके बाद उनके आंसर पैसेज में देखें। तो क्वेश्चन पढ़ते से ही आपको पता चल जाएगा कि पैसेज में किसके बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन के आंसर लिखने के लिए एक एक क्वेश्चन पढ़े और उसके डिफिकल्ट वर्ड्स पैसेज में ढूंढे। क्वेश्चंस ज्यादा करके सीक्वेंस में ही रहते हैं, मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर हमें स्टार्टिंग की लाइन में मिलेगा, दूसरे का उससे नीचे, तीसरे का उससे नीचे। इस तरीके से डिफिकल्ट वर्ड देखकर हम सभी क्वेश्चंस के आंसर बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पैसेज फर्स्ट, ललिता सोड सम टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन। ललिता अपने बगीचे में कुछ टोमेटो या टमाटर की सीड्स उगाती है। द सीड्स ग्रू इनटू लिटिल प्लांट्स आफ्टर अ फ्यू डेज। तो थोड़े दिनों के बाद वो सीड्स जो है वो उग जाते हैं और वहाँ पे प्लांट्स लग जाते हैं। शी रिमूव्ड एवरी वीड, और अलग से वहाँ पे एक्स्ट्रा वीड्स या खरपतवार जो उग जाती है वो उन्हें हटा देती है। She never allowed any insect near her pet plants, और वो वहाँ पर कोई भी इंसेक्ट्स या कीड़े मकोड़ों को आने नहीं देती। When the days were hot, she watered the plants, और दिन में जब गर्मी होती थी तब वो प्लांट्स को पानी देती थी। She put compost under the plants. कंपोस्ट का मतलब होता है खाद, तो वो प्लांट्स में खाद भी देती थी। The flowers grew and became big, तो उसमें बड़े बड़े फूल लग जाते हैं। द टाइनी ग्रीन टोमेटोज बिगेन टू शो, फिर उसमें टमाटर लगना भी चालू हो जाता है। ललिता एंड हर सिस्टर वाटर द प्लांट्स डेली, तो ललिता और उसकी बहन प्लांट्स को रोज पानी देते थे। अ वेरी लार्ज ब्यूटीफुल टोमेटो ग्रू इन द प्लांट, तो वहां पर एक बहुत बड़ा सा टमाटर उगता है। हर फादर सेड इट इज द फाइनेस्ट टोमेटो आई हैव एवर सीन, तो उसके पापा बोलते हैं कि ये अभी तक का सबसे अच्छा टमाटर है जो मैंने देखा है। द सिस्टर्स वर वेरी हैप्पी, तो ये सुन के वो सिस्टर्स भी बहुत खुश हो जाती है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन। ललिता ने अपने गार्डन में क्या उगाया। अब यहाँ डिफिकल्ट वर्ड दिख रहे हैं। ललिता सो गार्डन, ये हम पैसेज में ढूंढेंगे। ललिता सोड गार्डन, ये पूरा दिख गया, और यहाँ पर दिख रहा है कि वो टोमेटो सीड्स उगाती है, तो योर आंसर विल बी सीड्स। देन सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड शी नॉट अलाउ। वो वहां पर किसको अलाउ नहीं करती है। डिफिकल्ट वर्ड है अलाउ, और इस क्वेश्चन में था ललिता सो और गार्डन। अब यहाँ दिख रहा है हमें अलाउ, तो अलाउ वर्ड हम ढूंढेंगे। इसमें दिख रहा है अलाउड, तो किसको अलाउ नहीं करती थी। इंसेक्ट, तो योर आंसर विल बी इंसेक्ट। सो इंसेक्ट्स नियर प्लांट। सो व्हाट डिड शी नॉट अलाउ, तो आंसर हो जाएगा इंसेक्ट्स नियर प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड शी पुट अंडर द प्लांट्स। वो प्लांट्स में क्या डालती थी, तो अब ये वर्ड्स हम ढूंढेंगे पैसेज में कहाँ दिख रहे हैं। शी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स, ये यहाँ पे दिख रहा है कि उसमें वो कंपोस्ट या खाद डालती, सो योर आंसर विल बी कंपोस्ट। सो व्हाट डिड शी पुट अंडर द प्लांट्स, तो आंसर हो जाएगा कंपोस्ट। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू टाइनी। सिमिलर इन मीनिंग मतलब इससे मिलता जुलता वर्ड ढूंढना है, तो टाइनी का मतलब होता है स्मॉल, सो योर आंसर विल बी स्मॉल। क्वेश्चन, व्हाई वर द सिस्टर्स हैप्पी। तो सिस्टर्स जो है हैप्पी या खुश क्यों थी, तो यहाँ पे वर्ड्स दिख रहे हैं हमें डिफिकल्ट वाले, सिस्टर्स और हैप्पी। ये हम यहाँ पर ढूंढेंगे पैसेज में कहाँ दिख रहा है। ये दिख रहा है सिस्टर्स वर वेरी हैप्पी, तो सिस्टर्स बहुत ज्यादा खुश क्यों थी, तो उसका आंसर इस लाइन में दिया है। हर फादर सेड इट इज द फाइनेस्ट टोमेटो आई हैव एवर सीन, मतलब उनके फादर बहुत खुश थे, तो उनको खुश देख के सिस्टर्स भी खुश हो जाती है। सो योर आंसर विल बी बिकॉज देयर फादर वॉज हैप्पी, क्योंकि उनके पापा जो है वो बहुत खुश थे, तो ये देख के सिस्टर्स भी खुश हो जाती है। सो योर आंसर, व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन, सो आंसर सीड्स। व्हाट डिड शी नॉट अलाउ, किसको अलाउ नहीं करती, तो इंसेक्ट नियर प्लांट। व्हाट डिड शी पुट अंडर द प्लांट्स, प्लांट्स में क्या डालती है, तो कंपोस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू टाइनी। टाइनी का मतलब होता है स्मॉल। व्हाई वर द सिस्टर्स हैप्पी, सिस्टर्स हैप्पी या खुश क्यों थी, बिकॉज देयर फादर वॉज हैप्पी। तो इस तरीके से क्वेश्चन के डिफिकल्ट वर्ड्स हमें ढूंढना है, और ये डिफिकल्ट वर्ड्स हम पैसेज में ढूंढेंगे तो आंसर हमें बहुत आसानी से मिल जाता है। देन पैसेज 2, नेसेसिटी इज इंडीड द मदर ऑफ इन्वेंशन।
तो नेसेसिटी होता है आवश्यकता, आविष्कार की जननी है। एंड एरियाज इन एंड अराउंड ले बिगेन टू एक्सपीरियंस वाटर शॉर्टेज, लाइफ डिडंट ग्राइंड टू अ हॉल्ट। तो ले के बारे में बताया गया है यहाँ पर कि जहां पर पानी की कमी है लेकिन फिर भी वहां जीवन रुकता नहीं है। वाई, तो क्यों नहीं रुकता? बिकॉज चिवांग नॉरफेल, a retired civil engineer in the Jammu and Kashmir government, came up with the idea of artificial glaciers। तो वहां पर चिवांग नॉरफेल नाम के एक रिटायर्ड सिविल इंजीनियर थे जिन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स हम यूज कर सकते हैं। ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े। लद्दाख का कोल्ड डेजर्ट एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 3000 to 3500 मीटर्स अबव सी लेवल। तो इसे कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंडी रहती है बर्फ की वजह से, और ये समुद्र से 3000 to 3500 इतनी ऊंचाई पर है। ऑल्टीट्यूड मतलब होता है ऊंचाई। एंड हैज अ लो एवरेज एनुअल रेनफॉल रेट ऑफ 50 mm, और रेनफॉल का रेट यहाँ पर है 50 mm। ग्लेशियर्स हैव ऑलवेज बीन द ओनली सोर्स ऑफ वाटर। तो यहाँ जो पानी का स्रोत है वो मेन ग्लेशियर्स ही है, जो बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े रहते हैं। एग्रीकल्चर इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन ग्लेशियर मेल्ट अनलाइक द रेस्ट ऑफ रिवर मानसून फेड इंडिया। और एग्रीकल्चर या खेती के लिए भी यहाँ के लोग जो है वो ग्लेशियर पर ही डिपेंड करते हैं। बट ओवर द ईयर्स विद इंक्रीजिंग इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, रेनफॉल एंड स्नोफॉल पैटर्न हैव बीन चेंजिंग। लेकिन क्लाइमेट चेंज, मौसम बदलना, बारिश भी बदलना है, स्नोफॉल पैटर्न जो हिमपात होता है, इनके पैटर्न की वजह से भी यहाँ पे सीवियर शॉर्टेज एंड ड्रॉट सिचुएशंस, पानी की कमी हो रही है और कई बार सूखा भी पड़ जाता है। गिवन द सीवियर विंटर कंडीशंस, द विंडो फॉर फार्मिंग इज यूजुअली लिमिटेड टू वन हार्वेस्ट सीजन। और इसकी वजह से यहाँ पर साल भर में एक ही फसल निकल पाती है। व्हाट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म इज लद्दाख? लद्दाख जो है वो किस टाइप का लैंडफॉर्म है? हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, ड्राई डेजर्ट, हॉट एंड ड्राई डेजर्ट। तो डिफिकल्ट वर्ड्स इसमें दिख रहे हैं, लैंडफॉर्म और लद्दाख। अब ये हम ढूंढेंगे कहाँ दिख रहे हैं। ये दिया है लद्दाख, ये एक कोल्ड डेजर्ट है, तो लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है, सो योर आंसर विल बी कोल्ड डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज चिवांग नॉरफेल? तो ये दो डिफिकल्ट वर्ड्स दिख गए, इन्हें हम पैसेज में ढूंढेंगे कि चिवांग नॉरफेल कहाँ लिखा है। ये लिखा है यहाँ पर चिवांग नॉरफेल, तो ये क्या थे? अ रिटायर्ड सिविल इंजीनियर, सो योर आंसर विल बी अ रिटायर्ड सिविल इंजीनियर। नेक्स्ट, लद्दाख इज एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ मीटर्स अबव सी लेवल। ऊंचाई इसकी कितनी है? यहाँ पे दिया है ऑल्टीट्यूड और 3000 to 3500 मीटर्स अबव सी लेवल। ये पूरे वर्ड्स यहाँ पर मिल गए हैं, ऑल्टीट्यूड और मीटर्स अबव सी लेवल, ये पूरे वर्ड्स हमें पैसेज में मिल गए हैं। सो आंसर इज 3000 to 3500। नेक्स्ट, फाइंड द वर्ड इन द पैराग्राफ विच मीन्स द सेम एज अ बॉडी ऑफ डेंस आइस। आइस के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सो आंसर इज ग्लेशियर। नेक्स्ट, सीवियर शॉर्टेज ऑफ वाटर इज द रिजल्ट ऑफ। सीवियर शॉर्टेज, ये है इसके डिफिकल्ट वर्ड्स कि वहां पानी की जो कमी होती है किसकी वजह से होती है। तो ये वर्ड्स हम पैसेज में ढूंढेंगे। ये दिया है सीवियर शॉर्टेज, ये किसकी वजह से होता है? तो रीजंस इसके ऊपर दिए हैं यहाँ पर। बट ओवर द ईयर्स विद इंक्रीजिंग इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो पहला तो है क्लाइमेट चेंज, फिर है रेनफॉल एंड स्नो पैटर्न। तो ये तीनों कारण इसमें दिए हैं, क्लाइमेट चेंजेस, चेंजेस इन रेनफॉल, चेंजेस इन स्नोफॉल पैटर्न, तीनों इसके कारण है। सो योर आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। सो व्हाट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म इज लद्दाख? ये कोल्ड डेजर्ट है। चिवांग नॉरफेल कौन थे? सो रिटायर्ड सिविल इंजीनियर। लद्दाख इज एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ मीटर्स अबव सी लेवल, उसकी ऊंचाई कितनी है? सो 3000 to 3500। देन अ बॉडी ऑफ डेंस आइस, इसे कहा जाता है ग्लेशियर। और सीवियर शॉर्टेज ऑफ वाटर इज द रिजल्ट ऑफ, ये किसकी वजह से हो रहा है? तो ये तीनों रीजन है। सो योर आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट, पैसेज 3, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। हम साइंस की एज में रह रहे हैं या विज्ञान के युग में रह रहे हैं। एवरी डे न्यू इन्वेंशंस आर बीइंग मेड फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, और रोज एक नया इन्वेंशन होता है। द साइंटिफिक इन्वेंशंस बिगेन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ 1789। तो ये इन्वेंशन जो है औद्योगिक क्रांति जो 1789 में हुई थी उसके बाद से होना चालू हुए हैं। विद इन दिस 200 ईयर साइंस हैज मेड अ वंडरफुल प्रोग्रेस। विज्ञान में भी बहुत प्रगति हुई है। द एरोप्लेन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस ऑफ साइंस ड्यूरिंग द मॉडर्न एज, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है एरोप्लेन का। इट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नोन सो फार, और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जितने भी है इसमें सबसे तेज ये एरोप्लेन ही है। एन एरोप्लेन रिजेंबल्स अ फ्लाइंग बर्ड इन शेप। तो एरोप्लेन का शेप कुछ कुछ उड़ती हुई चिड़िया के जैसे दिखाई देता है। इनसाइड देयर आर सीट्स फॉर द पैसेंजर्स एंड अ कैबिन फॉर द पायलट। तो इसमें पैसेंजर के बैठने के लिए सीट्स रहती है और पायलट के लिए एक अलग से कैबिन बना रहता है। दिस कैबिन इज कॉल्ड अ कॉकपिट। इस कैबिन को कॉकपिट कहा जाता है। इट हैज़ एन इंजन दैट इज वर्क बाय पेट्रोल। फिर इसमें एक इंजन रहता है जो पेट्रोल से चलता है। इट इज ऑल मेड अप ऑफ मेटल एंड कैन फ्लाई एट अ वेरी हाई स्पीड। ये मेटल से बना रहता है
और बहुत स्पीड से उड़ सकता है। बिफोर टेकिंग ऑफ इट रन्स ऑन द रनवे फॉर सम डिस्टेंस टू गैदर स्पीड। एरोप्लेन उड़ने से पहले रनवे पर थोड़ी देर के लिए दौड़ता है ताकि स्पीड आ सके। देन इट सडनली हॉप्स अप द अर्थ एंड टेक्स ऑफ, और उसके बाद ये एकदम से उड़ना चालू कर देता है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगेन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ। तो साइंटिफिक इन्वेंशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ये पूरे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, ये देखेंगे कि ये कब स्टार्ट हुआ। तो ये दिया है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और ये साइंटिफिक इन्वेंशन। तो ईयर हमें ढूंढना है यहाँ पे, तो ईयर यहाँ पे दिया है 1789। सो योर आंसर विल बी 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड अ डैश। कैबिन है, पायलट है, ये वर्ड्स ढूंढेंगे कि पायलट का जो कैबिन है उसे क्या कहा जाता है। ये दिया है कैबिन, कैबिन को कॉकपिट कहा जाता है। सो योर आंसर विल बी कॉकपिट। एन एरोप्लेन हैज एन इंजन दैट इज वर्क बाय। एरोप्लेन में जो इंजन है वो किस पे वर्क करता है, उसमें कौन सा फ्यूल यूज होता है वो बताना है। ये दिया है यहाँ पर, इसमें इंजन, वर्क और पेट्रोल। इसमें जो इंजन रहता है वो पेट्रोल से वर्क करता है। तो योर आंसर विल बी पेट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये पूरे व्हीकल्स में से सबसे तेज कौन सा है, तो ये भी पैराग्राफ में दिया हुआ है। इट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और इट का नाम इधर ऊपर दिया है द एरोप्लेन। तो आंसर हो जाएगा एरोप्लेन। दिस एरोप्लेन इज द आंसर। नेक्स्ट। वी आर लिविंग इन द डैश। वी आर लिविंग, ये सेंटेंस दिख रहा है, ये हम पैसेज में देखेंगे कहाँ दिख रहा है। ये शुरू में ही दिया है, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। सो आंसर इज साइंस। तो इसका आंसर हो जाएगा एज ऑफ साइंस। तो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगेन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ। तो ईयर इसमें है 1789। द कैबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड, पायलट का जो कैबिन है उसे कॉकपिट कहा जाता है। एन एरोप्लेन हैज एन इंजन दैट इज वर्कड बाय। इंजन किस फ्यूल को यूज करता है, तो वो है पेट्रोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे तेज कौन सा है, सो आंसर इज एरोप्लेन। वी आर लिविंग इन द डैश, सो आंसर इज एज ऑफ साइंस। साइंस की एज में हम रह रहे हैं। देन पैसेज 4। तीनों पैसेज में हमने देखा कि डिफिकल्ट वर्ड्स अगर हम पैसेज में ढूंढते हैं तो हमें बहुत आसानी से आंसर मिल जाता है। देन पैसेज 4। मैडम क्यूरी वॉज वन ऑफ द मोस्ट अकम्प्लिश्ड साइंटिस्ट इन हिस्ट्री। तो ये पैसेज जो है वो मैडम क्यूरी के बारे में है। टुगेदर विद हर हस्बैंड पियरे शी डिस्कवर्ड रेडियम, एन एलिमेंट वाइडली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग कैंसर, एंड स्टडीड यूरेनियम एंड अदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। तो उनके हस्बैंड के साथ मिलकर उन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो धर्मी जो एलिमेंट्स रहते हैं उनके बारे में अध्ययन किया। पियरे एंड मैरीज हैड एन एमिकेबल कोलैबोरेशन। तो वे दोनों एक साथ बहुत अच्छे से काम करते थे। मैरी वॉज बॉर्न इन 1867 इन वॉर्सो, पोलैंड, वेयर हर फादर वॉज अ प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। तो उनका जन्म जो है वो पोलैंड में हुआ था और उनके जो पापा है वो फिजिक्स के प्रोफेसर थे। एट एन अर्ली एज शी डिस्प्लेड अ ब्रिलियंट माइंड एंड अ कैजुअल पर्सनैलिटी। तो शुरू से ही उनका दिमाग बहुत तेज था। हर ग्रेट एक्सुबरेंस फॉर लर्निंग प्रॉम्प्टेड हर टू कंटिन्यू विथ हर स्टडीज आफ्टर हाई स्कूल। और इसलिए हाई स्कूल के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। बिकेम डिसग्रंटल्ड हाउएवर व्हेन शी लर्न्ड दैट द यूनिवर्सिटी इन वार्सो वाज क्लोज टू वुमेन। लेकिन जब उन्हें पता चला कि वार्सो की यूनिवर्सिटी में लेडीज को पढ़ने की इजाज़त नहीं है तो उन्हें बहुत दुख हुआ। डिटरमाइंड टू रिसीव अ हायर एजुकेशन शी defiantly left Poland in 1891, entered the Sorbonne, a French university, where she earned her master's degree and doctorate in physics. लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने सॉर्बॉन फ्रेंच यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर डिग्री और फिजिक्स में डॉक्टरेट की जो उपाधि है वो प्राप्त की। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। वेयर डिड मैरी अर्न हर मास्टर डिग्री फ्रॉम। मास्टर की डिग्री उन्हें कहाँ से मिली, तो मैरी मास्टर डिग्री, ये वर्ड्स हम देखेंगे, ये सीधे लास्ट में ही दिया हुआ है। अर्न हर मास्टर डिग्री, तो ये उन्हें सॉर्बॉन फ्रेंच यूनिवर्सिटी से मिली है। सो आंसर विल बी अ यूनिवर्सिटी इन सॉर्बॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज मैरीज फादर। मैरी के फादर क्या थे। पैसेज में देखेंगे कि मैरी के फादर के बारे में कहाँ दिया है। ये यहाँ पे दिया है फादर और प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, वो फिजिक्स के प्रोफेसर थे। सो आंसर विल बी अ प्रोफेसर। देन मैरी डैश लेफ्ट पोलैंड एंड ट्रेवल टू फ्रांस टू एंटर द सॉर्बॉन। अब ये लेफ्ट पोलैंड, ट्रेवल्ड, फ्रांस, सॉर्बॉन, ये सब वर्ड हम देखेंगे कि किस सेंटेंस में दिख रहे हैं। ये यहाँ से देखेंगे। डिटरमाइंड टू रिसीव अ हायर एजुकेशन शी डेफिनेटली लेफ्ट, यहाँ पे पोलैंड और ये सॉर्बॉन, ये सब यूनिवर्सिटी, ये पूरे वर्ड्स यहाँ पर मिल गए हैं। तो वर्ड्स यहाँ पे दिया है डेफिनेटली, लेकिन डेफिनेटली वर्ड नहीं दिया, इससे मिलता जुलता दूसरा वर्ड दिया है, तो वो है बोल्डली, मतलब बहुत हिम्मत से। नेक्स्ट। मैडम क्यूरीज डॉक्टरेट वॉज इन विच एकेडमिक डिसिप्लिन। तो डॉक्टरेट की जो उपाधि थी किस सब्जेक्ट में थी, तो ये वर्ड्स देखेंगे, ये दिया है डॉक्टरेट इन फिजिक्स।
सो योर आंसर विल बी फिजिक्स, का आंसर हो जाएगा फिजिक्स। देन राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिस्कवर। डिस्कवर का नाउन फॉर्म लिखना है। तो जब भी नाउन फॉर्म बनाना है तो ये कुछ ना कुछ सफिक्स लगाकर बनाया जाता है। तो डिस्कवर में जब हम वाई लगा देंगे तो ये बन जाएगा डिस्कवरी। तो एक बार क्वेश्चंस फिर से देख लेते हैं। वेयर डिड मैरी अर्न हर मास्टर डिग्री फ्रॉम। तो मास्टर डिग्री उन्हें कहाँ से मिली? अ यूनिवर्सिटी इन सॉर्बोन। व्हाट वाज मैरीज फादर? उसके फादर क्या थे? तो प्रोफेसर। मैरी डैश लेफ्ट पोलैंड एंड ट्रेवल टू फ्रांस टू एंटर द सॉर्बोन। तो कैसे छोड़ी उन्होंने? हिम्मत से। सो बोल्डली। डेफिएंटली का दूसरा वर्ड बोल्डली। मैडम क्यूरीज डॉक्टरेट वाज इन विच एकेडमिक डिसिप्लिन। किस सब्जेक्ट में थी वो? तो वो सब्जेक्ट है फिजिक्स। और डिस्कवर का नाउन फॉर्म हो जाएगा डिस्कवरी। Then passage 5. There seems to be general opinion in this country that Sardar Patel was slightly of harsh and rough temperament. तो ये पैसेज सरदार पटेल के बारे में है कि उनका नेचर जो है थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप का था। मैन कॉल्ड हिम द आयरन मैन ऑफ इंडिया। इसलिए उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। ही वॉज नो डाउट एन आयरन मैन इन द सेंस दैट नो वन कुड रिलाई ऑन हिम फॉर इट्स स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। और उनका एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन जो है वो भी स्ट्रिक्ट था। बट as a man to those who had the good fortune of coming into close contact with him, he was kind and considerate. लेकिन जो भी उनके पास जाते थे उनके साथ उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। At time, he even became emotional where his personal friends and followers were concerned. और वो कई बार इमोशनल भी हो जाते थे जब उनके फ्रेंड्स उनके पास आते थे। However, it goes without saying that the Sardar Patel had the great skill for organizing affairs. और किसी भी मामलों का निपटारा करने में वो बहुत ही एक्सपर्ट थे। He knew the way of picking people and putting them in their proper place. और वो हर आदमी को पहचानते थे कि उसमें कौन सी क्वालिटी है और उसी हिसाब से वो उसको यूज करते थे। Once he judged a man and found him correct, he trusted him fully and got him to do anything he wanted. तो आदमी को देखकर ही पहचान जाते थे कि इसमें कौन सी क्वालिटी है और जिस पर एक बार भरोसा करते थे तो उस पर हमेशा के लिए पूरा भरोसा करते थे और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। Now let's see the questions. सरदार पटेल वॉज कॉल्ड। सरदार पटेल को क्या कहा जाता था? देखेंगे पैसेज में। मैन कॉल्ड हिम द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे दिया है कॉल्ड वर्ड, पैसेज में भी दिया है कॉल्ड। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। सो आंसर विल बी आयरन मैन ऑफ इंडिया। सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल। अब यहाँ पे दिया है ग्रेट स्किल, उनमें कौन सा था? तो ग्रेट स्किल वर्ड ढूंढेंगे इसमें। यहाँ दिया है ग्रेट स्किल फॉर ऑर्गेनाइजिंग अफेयर्स। तो आंसर हो जाएगा फॉर ऑर्गेनाइजिंग अफेयर्स। देन ही वॉज काइंड एंड कंसिडरेट फॉर। वो काइंड और कंसिडरेट किसके लिए थे? तो ये काइंड और कंसिडरेट वर्ड ढूंढेंगे इसमें। ये दिया है ही वॉज काइंड एंड कंसिडरेट। आंसर के लिए और पीछे चलेंगे। टू दोज हु हैड द गुड फॉर्च्यून ऑफ कमिंग इनटू क्लोज। तो यहाँ से हो जाएगा काइंड एंड कंसिडरेट किसके लिए थे? टू दोज हु हैड द गुड फॉर्च्यून ऑफ कमिंग इनटू क्लोज कॉन्टेक्ट विथ हिम। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दोज हु हैड द गुड फॉर्च्यून of coming into close contact with him. Question. One could rely on him for strict and efficient. तो strict and efficient उनका क्या था? तो ये words ढूंढेंगे इसमें। ये दिया है strict and efficient उनका क्या था? Administration. So your answer will be administration. Next. Find out the word from the passage which means luck. पैसेज में से वर्ड ढूंढ के बताना है जिसका मतलब होता है लक या किस्मत। तो उसके लिए वर्ड है फॉर्च्यून। तो इस तरीके से आंसर हम बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। सरदार पटेल वॉज कॉल्ड, उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल, कौन सा ग्रेट स्किल था उसमें? फॉर ऑर्गेनाइजिंग अफेयर्स। ही वॉज काइंड एंड कंसिडरेट फॉर, उनका अच्छा व्यवहार किसके लिए रहता था? दोज हु हैड द गुड फॉर्च्यून ऑफ कमिंग इनटू क्लोज कॉन्टेक्ट विथ हिम, जो उनके पास में आते थे। और वन कुड रिलाई ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट। स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट उनका क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन। एंड फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लक। के लिए दूसरा वर्ड ढूंढ के बताना इस पैसेज में से। सो आंसर इज फॉर्च्यून। नेक्स्ट पैसेज 6. हेलन केलर लॉस हर आईसाइट एंड हियरिंग एट द एज ऑफ 2 बिकॉज ऑफ एन इलनेस। तो ये पैसेज हेलन केलर के बारे में है जिन्हें देखने की प्रॉब्लम थी और ये देखने वाली प्रॉब्लम उन्हें 2 साल में ही हो गई थी। जब वो 2 साल की थी शी बिकेम डिफ, और उसी एज में वो डिफ मतलब जिसे सुनाई नहीं देता या बहरी भी हो जाती है। शी ऑल्सो लॉस द एबिलिटी टू स्पीक, और उनके बोलने की जो एबिलिटी है वो भी चली जाती है। फॉर वी लर्न टू स्पीक बाय इमिटेटिंग वॉट वी हियर। एट फर्स्ट इट सीम्ड इम्पॉसिबल दैट शी वुड नेवर अंडरस्टैंड अदर्स और बी अंडरस्टूड बाय देम। तो पहले पहले ऐसा लगता था कि सामने वाले क्या बोल रहे हैं ये समझ नहीं पाएंगी। हर्स वॉज थस अ लोनली वर्ल्ड एंड
बट शी वॉज हेल्प बाय अ वंडरफुल टीचर नेम मिस सुलिवान, लेकिन मिस सुलिवान ने बाद में उनकी बहुत हेल्प की, हु हैड हरसेल्फ बीन ब्लाइंड एज अ चाइल्ड बट रिकवर्ड हर आई साइट बाय एन ऑपरेशन। तो वो भी शुरू में अंधी थी लेकिन एक ऑपरेशन से वो ठीक हो जाती है। मिस सुलिवान वॉलंटियर टू हेल्प हेलन एंड टॉट हर टू स्पीक, रीड एंड राइट। तो स्पीक, रीड और राइट करने के लिए उन्हें मिस सुलिवान ने ही बताया। हेलन लेटर वेंट टू अ यूनिवर्सिटी एंड गेन्ड अ डिग्री। शी देन स्पेंड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ वर्किंग टू हेल्प द ब्लाइंड एंड डीफ। तो यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री भी प्राप्त की और उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो ब्लाइंड और डीफ लोगों के लिए समर्पित कर दिया। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। वी लर्न टू स्पीक, हम बोलना कैसे सीखते हैं? तो इसमें यहाँ पर देखेंगे ये दी लाइन, वी लर्न टू स्पीक बाय इमिटेटिंग, मतलब दूसरों की नकल करके सीखते हैं। सो आंसर हो जाएगा बाय इमिटेटिंग व्हाट वी हियर। तो हम बोलना कैसे सीखते हैं? बाय इमिटेटिंग व्हाट वी हियर। तो यही आंसर यहाँ पे लिखेंगे, बाय इमिटेटिंग व्हाट वी हियर। सेकेंड इज मिस सुलिवान हेल्प हेलेन टू। मिस सुलिवान ने हेलेन की हेल्प कैसे की, क्या करने के लिए? तो ये यहाँ पे दिया है, मिस सुलिवान वॉलंटियर टू हेल्प हेलन एंड टॉट हर टू स्पीक, रीड एंड राइट। तो उन्हें स्पीक, रीड और राइट करना सिखाया। सो आंसर विल बी स्पीक, रीड एंड राइट। व्हाट डिड हेलन डू फॉर द ब्लाइंड एंड डीफ? अब ये ब्लाइंड और डीफ के लिए उन्होंने क्या किया, ये इधर लास्ट लाइन में दिया हुआ है। शी स्पेंड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ वर्किंग टू हेल्प द ब्लाइंड एंड डीफ। तो उन्होंने अपना पूरा जीवन जो इसके लिए दे दिया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। शी स्पेंड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ वर्किंग टू हेल्प द ब्लाइंड एंड डीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, When did Helen Keller lose her eyesight and hearing? तो उनका आई साइट और सुनने की जो एबिलिटी है वो कितने साल में चली जाती है? तो इसका आंसर हम देखेंगे कहाँ दिया है। आई साइट है, ये हियरिंग है, ये वर्ड्स मिल गए यहाँ पर, और एज दी है एट द एज ऑफ 2। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा एट द एज ऑफ 2। नेक्स्ट, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स वन हु इज नॉट एबल टू सी? जिसे सी मतलब जिसे दिखाई नहीं देता उसे क्या कहा जाता है? सो आंसर इज ब्लाइंड। डीफ तो वो है जिसे सुनाई नहीं देता, ब्लाइंड होता है अंधा। सो आंसर विल बी ब्लाइंड। सो वी लर्न टू स्पीक बाय इमिटेटिंग व्हाट वी हियर, दूसरों की नकल करके हम सीखते हैं। मिस सुलिवान हेल्प हेलेन टू स्पीक, रीड एंड राइट, तीनों काम मिस सुलिवान ने सिखाया। देन व्हाट डिड हेलेन डू फॉर द ब्लाइंड एंड डीफ? ये लास्ट लाइन में दिया हुआ है, शी स्पेंड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ वर्किंग टू हेल्प द ब्लाइंड एंड डीफ। देन व्हेन डिड हेलन केलर लॉस हर आई साइट एंड हियरिंग? कितनी एज में लॉस की? तो वो है एट द एज ऑफ 2। देन विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स वन हु इज नॉट एबल टू सी? जिसे दिखाई नहीं देता तो उसे कहते हैं ब्लाइंड। तो इस तरीके से हमने देखा कि डिफिकल्ट वर्ड्स अगर हम पैसेज में ढूंढते हैं और एक लाइन से ढूंढना चालू करते हैं तो हमें आंसर जो है वो बहुत आसानी से मिल जाता है। सो आई एम श्योर कि ये सभी अनसीन पैसेज और इनके आंसर किस तरीके से ढूंढना है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अब आप किसी भी अनसीन पैसेज के क्वेश्चन के आंसर बहुत आसानी से पेपर में ढूंढ लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक इन पैसेज की अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब भी पेपर में आए तो आपका एक भी आंसर रॉन्ग ना हो। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।